Hello everyone. In this video, we are going to start with one of the favorite chapter, and the name of that chapter is Financial Statement. Financial Statement of Company. Financial Statement of what? Company. ठीक है? अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बात करूँ तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसपे से रिसेंटली इन ईच एंड एवरी पेपर वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज वेरी वेरी इजी. अगर तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट आता है, ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड के एडजस्टमेंट्स आते हैं फाइनल अकाउंट के, सो दिस बिकम्स कंपैरेटिवली इजी. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज as per as per Companies Act 2013. As per Companies Act 2013, schedule 3. मतलब कोई भी कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो कंपलसरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उनको ये शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा. सर अब ये शेड्यूल 3 क्या है? ओके, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है. बेसिकली अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन notes to account, notes to accounts, and cash flow statement. ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम लोग अलग से एक चैप्टर ही सीखेंगे, राइट? तो बचा क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट नोट्स टू अकाउंट्स. इन दिस चैप्टर टोटल ये 3 चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. ओके ना, अब इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. कितने पार्ट में? 3. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मेट. फर्स्ट पार्ट क्या है? फॉर्मेट. बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, हर एक चीज फॉर्मेट के हिसाब से ही होना चाहिए. इसीलिए फॉर्मेट प्रॉपरली करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन फॉर्मेट में हम लोग टोटल 2 चीज करेंगे. एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और दूसरा हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट. ठीक है, देन सेकेंडली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सेकेंडली हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट्स. क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स. जैसे हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में किया था सेम टाइप से एडजस्टमेंट्स करेंगे. एडजस्टमेंट्स के लिए कितना इफेक्ट होता है? वी ऑल नो एडजस्टमेंट्स के लिए होते हैं 2 इफेक्ट्स, राइट? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होता है उसके लिए कितना इफेक्ट? चलो बताओ फटाफट. अरे सर ऑलरेडी किया तो है हम लोगों ने. ट्रायल बैलेंस में जो होता है उसके लिए होता है ओनली 1 इफेक्ट, राइट? जो भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट में होता है उसको हम डेबिट में लिखेंगे, जो भी क्रेडिट में होता है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, राइट? एंड एडजस्टमेंट्स के लिए कितना इफेक्ट होता है? सर एडजस्टमेंट्स के लिए होता है 2 इफेक्ट्स. वेरी वेरी गुड. यहाँ पे ना एडजस्टमेंट जब हम लोग करेंगे, हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस है ओनली 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स है 2 इफेक्ट्स. वी ऑल नो दैट. एक डेबिट और एक क्रेडिट. लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे उस टाइम पे देयर विल बी समथिंग नोन एज एडजस्टमेंट्स
having no effect. Adjustments having no effect. अरे सर ये क्या है नया? हाँ, एडजस्टमेंट्स हैविंग नो इफेक्ट मतलब ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, दैट इज इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट. इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट्स मतलब ये सब जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके कोई इफेक्ट नहीं होते, बट दैट इज गिविंग यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या है कैसे है वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग करने जाएंगे तभी. एज ऑफ नाउ सिर्फ मैंने बता दिया कि एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐसे भी एडजस्टमेंट्स होंगे जिसका कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है. ओके, एंड देन फाइनली we are going to do sums on final accounts. ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे. पहले फॉर्मेट है, सेकेंड पार्ट इज व्हाट एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट्स हैविंग नो इफेक्ट. जो ट्रायल बैलेंस में विल हैव ओनली 1 इफेक्ट. एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सम सॉल्व करेंगे रिलेटिंग टू अ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. अब फॉर्मेट में हम लोग किसका फॉर्मेट पहले देखेंगे? हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट. अब यहाँ पे जो फॉर्मेट में तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट फॉर्मेट विल बी वेरी लिमिटेड, वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट. लेकिन फिर बाद में मैं तुम लोगों को उसका डिटेल भी बता दूंगा कि बाबा उसमें और क्या क्या आइटम्स आते हैं. ओके, तो बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Basically divided into what? 2 parts. ठीक है, पहला पार्ट क्या है सर? पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड व्हाट? लायबिलिटीज. सेकेंड पार्ट क्या है? असेट्स. वेरी गुड. ठीक है, अब ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कितना पार्ट है? 4 पार्ट्स. ठीक है, अब 4 पार्ट्स कौन से? तो सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड मतलब ओनर का पैसा, राइट. देन ये हो गया इक्विटी का. लाइबिलिटी का अगर मैं बात करूं ना, लाइबिलिटी 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म क्या रहेगा सर? करंट. वेरी गुड. तो ये क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज. ठीक है सर, एक पेंडिंग है. वो पेंडिंग जो है वो क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव. एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट. पेंडिंग व्हाट? अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने इश्यू ऑफ शेयर किया है, कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, बट अभी तक उसका अलॉटमेंट हुआ नहीं. हम लोगों ने अभी तक शेयर्स पब्लिक को अलॉट किया नहीं, तो उसको हम लोग अलग से हेड में लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में नहीं लिखेंगे, और उसका नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग व्हाट? अलॉटमेंट. याद रखना, एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, ये
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। असेट साइड्स में कितना पार्ट है? असेट साइड में इन ऑल टोटल देयर आर 2 पार्ट्स, वही 2 पार्ट जैसे लाइबिलिटी में बोला, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फटाफट बताओ लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा? सर लॉन्ग टर्म में आएगा नॉन करंट, नॉन करंट असेट्स। करंट में क्या आएगा? सर करंट असेट्स, करंट असेट्स क्या आएगा? करंट असेट्स। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आइटम्स आएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करंट असेट्स में क्या आएगा एंड करंट असेट्स में क्या क्या आइटम्स आएंगे। ओके, अच्छा एक चीज समझ लो, जब हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम पे पूरा का पूरा बैलेंस शीट एकदम फिट पैट होना चाहिए, अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली समझ के लो और उसको लिख के कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब याद कैसे रखना है वो देखो। शेयर होल्डर्स फंड में ना, शेयर होल्डर्स फंड में इन ऑल टोटल 3 आइटम्स, कितना है? 3। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ है ही नहीं, नॉन करंट में 4 है, करंट लाइबिलिटी में 4 है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का काम खत्म हुआ। क्या बोला? शेयर होल्डर्स फंड में कितना है? सर शेयर होल्डर्स फंड में है 3। फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में उसमें कुछ नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 और करंट लाइबिलिटी में 4। देन नॉन करंट असेट्स में कितना है? 5 और करंट में कितना है? 6। सबसे पहले ये दिमाग में फिट कर लो, याद रहेगा ये। चलो बोलो फटाफट। शेयर होल्डर्स फंड में 3, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी 4, करंट लाइबिलिटी भी 4, नॉन करंट असेट 5, देन करंट असेट में 6। डन? ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा। देखो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ए, बी और सी। नॉन करंट में ए, बी, सी एंड डी। करंट में ए, बी, सी एंड डी। असेट्स में ए, बी, सी, डी एंड ई। और यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। याद रहेगा ये? चलो ठीक है। अब जो सबसे इजी है ना, पहले वो लिख लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला आएगा शेयर का कैपिटल, शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आएगा? सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब ये तो अपन कब से करते ही आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग लाइबिलिटी का बात करें, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी का मतलब अगर मैं बात करूं तो बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल मतलब खुद का पैसा, किसी और से लिया तो बोरोइंग्स। वेरी गुड, चलो बताओ फटाफट। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म? सो लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोलो करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? सर वहां पे लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म आ जाएगा। वेरी गुड, ये क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। देन और क्या है? सर देखो एक तो बोरोइंग हो गया, राइट। अब सेकेंड आइटम को ना फॉर द टाइम बिंग ना हम लोग स्किप करते हैं, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा?
उसके बाद आएगा अदर्स। नेक्स्ट है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इस साइड पे क्या आएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज। वेरी गुड। चलो लाइबिलिटी के साथ में एक आइटम और आता है, फटाफट बताओ क्या? सर लाइबिलिटी के साइड में अगर हम लोग बात करें तो एक लाइबिलिटी होता है, याद है अपन फॉर्मेट में बनाते हो कैसे लिखते थे? करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, राइट? लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन भी तो एक आइटम होता है ना? तो बताओ लास्ट आइटम क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पे क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो फटाफट मेरे को बताओ लाइबिलिटी में अभी हम लोग ने क्या क्या देखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या आएगा शॉर्ट टर्म में? अदर करंट लाइबिलिटी। फिर लाइबिलिटी के बाद और क्या था? प्रोविजंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और यहाँ पे क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिख देना है नेट। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ब्रैकेट में क्या आएगा? नेट। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? सर शॉर्ट टर्म में आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब क्या? सर ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो वो आ जाएगा अपना ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, सर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता क्या है? देखो सबसे पहली बात, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जैसे वैसे डेफर्ड टैक्स असेट भी होता है। मैं शॉर्टकट में तुम लोग को बताने का कोशिश करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तुम लोग डीटी ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राइट? तो डीटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स कर रहे हैं, हम लोग क्या मेंटेन करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्यों मेंटेन करें? टू कैलकुलेट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे हम लोग क्या पे करेंगे? टैक्स। लेकिन क्या गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स भी उसी प्रॉफिट पे लेता है जो हम लोग बनाते हैं? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट है उसी पे वो लोग टैक्स चार्ज करते हैं क्या? आंसर इज नो। तो पॉइंट क्या है? जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो टैक्स, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर चार्ज करता है वो टैक्स, दोनों टैक्स अलग अलग होते हैं, राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंसेस। बराबर है? कभी कभी हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से, और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से कुछ और होता है। हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 50,000, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आ रहा है 60,000। तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं, और प्रॉफिट में डिफरेंस आने की वजह से टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो वो अमाउंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। पेएबल हुआ तो इट बिकम्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, रिसीवेबल हुआ तो इट बिकम्स डेफर्ड टैक्स असेट। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना लायबिलिटी साइड का आइटम्स, राइट? अब लायबिलिटी साइड में एक आइटम और है, यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, शेयर होल्डर्स फंड का पॉइंट नंबर सी। यहाँ पे मनी received against share warrants। अब ये क्या है? इसमें डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि हम लोगों ने एडवांस में शेयर होल्डर से पैसे लेकर के रखे हैं, उनको अभी तक शेयर्स बेचा नहीं है, वो उनको हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट? शेयर वारंट। ठीक है, तो इसी के साथ लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। फटाफट बताओ लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? बोलो। पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर दूसरा क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग व्हाट? अलॉटमेंट, ये शेयर होल्डर्स का काम खत्म हुआ। फिर क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी एंड देन करंट लाइबिलिटी। कितने कितने आइटम्स हैं?
शेयर होल्डर्स फंड में 3 है, एप्लीकेशन वाले में कुछ नहीं है, नॉन करंट में 4 है और करंट लायबिलिटी में भी 4 है, राइट। सो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा सर, शेयर कैपिटल, सेकंड वाला रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड थर्ड वाला व्हाट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, शेयर वारंट। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, देखो लायबिलिटी बोले तो बोरोइंग्स, फिर उसके बाद प्रोविजंस, ये दो चीज दिमाग में फिट करो, बोरोइंग्स और व्हाट, प्रोविजंस। तो पहला क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर सेकेंड लास्ट आइटम, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। लास्ट आइटम विल बी प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बीच में बी वाला पॉइंट बच गया, यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में नेट, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड पेबल। सो ट्रेड पेबल का मतलब वहां पे क्या आएगा, क्रेडिटर्स एंड व्हाट, बिल्स पेबल। ओके ना, अब हम लोग आ जाते हैं असेट साइड, देखते हैं असेट साइड में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। अब कॉमन सेंस से फिक्स्ड असेट तो लॉन्ग टर्म में ही रहेगा। अच्छा कभी सुना है शॉर्ट टर्म फिक्स्ड असेट्स? नहीं, तो शॉर्ट टर्म बोले तो करंट असेट के अंदर फिक्स्ड असेट आएगा ही नहीं, राइट। तो चल, फिक्स्ड असेट सिर्फ नॉन करंट असेट में आएगा, करंट असेट में नहीं आएगा। ओके, असेट के बाद क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, एक हो जाएगा नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा सर, करंट। वेरी नाइस, करंट इन्वेस्टमेंट। चलो बताओ फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट इन्वेस्टमेंट? सर करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, देन नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स असेट, ब्रैकेट में आ जाएगा नेट, राइट। देन सेम वे शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, आई टी और सी, आई टी सी। आई का मतलब इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी लिखा था, बस सेम वे यहाँ पे भी अदर नॉन करंट असेट्स एंड अदर करंट असेट्स। बस इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अदर सेकेंड लास्ट आइटम था, यहाँ पे अदर जो है वो कौन सा आइटम है, लास्ट, राइट। ओके सर, एक आइटम आप भूल रहे हो। हाँ वो तो मैं भूल रहा हूँ, बताओ फटाफट वो क्या आएगा। अब बहुत बार ना हम लोग लोगों को लोन से एडवांसेस देते, राइट। हम लोग लोगों को एडवांसेस देते कि भाई चल ले तू छोटा मोटा अमाउंट लोन ले ले, राइट। तो उसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और वैसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का बैलेंस शीट का हर एक आइटम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असेट साइड का ध्यान दो, नॉन करंट असेट, करंट असेट, नॉन करंट असेट में 5 आइटम, करंट असेट में टोटल मिला के 6 आइटम्स, राइट। देन नॉन करंट में पहला क्या आएगा, फिक्स असेट, वहां पे फिक्स असेट आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वहां पे करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असेट ब्रैकेट में नेट, वहां पे आईटीसी, आई का मतलब इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर जैसे वहां पे अदर्स का था सेकेंड लास्ट आइटम,
सिमिलरली यहाँ पे अदर्स कहाँ पे, लास्ट वाला आइटम, तो लास्ट वाला आइटम में क्या आएगा, अदर नॉन करंट असेट, और यहाँ पे आएगा अदर करंट असेट, राइट. एंड देन सेकेंड लास्ट आइटम विल बिकम योर लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस भी क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट असेट में आएगा, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ पे आएगा, तुम्हारे करंट असेट्स. ओके, चलो अब सेम चीज हम लोग जरा यहाँ पे फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ है. ओके, चलो लेट्स सी वंस अगेन. क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एज पर व्हाट, शेड्यूल 3, राइट. चलो पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, तो उसमें पार्ट 1 में क्या आएगा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट 2 क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी तक हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, वो थोड़े टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो पहला पार्ट क्या बोला था, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और सेकंड पार्ट में हम लोग ने क्या बोला था, असेट्स, राइट. लाइबिलिटी साइड में इन ऑल टोटल 4 पार्ट था. फर्स्ट वाज शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटी एंड व्हाट, करंट लाइबिलिटीज. यहाँ पे लाइबिलिटी लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज व्हाट, करंट लाइबिलिटीज. ओके, तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, एंड व्हाट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, शेयर वॉरेंट्स. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ब्रैकेट में नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना. देन करंट लाइबिलिटी में जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म था तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स आ गया. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अदर, तो अदर करंट लाइबिलिटीज हो गई. लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ओके, चलो लाइबिलिटी के बाद अब असेट्स भी एक बार देख ही लेते हैं. असेट्स में पहला आएगा नॉन करंट असेट, और उसी के सामने क्या आएगा, करंट असेट. यहाँ पे फिक्स असेट आएगा, यहाँ पे फिक्स असेट है ही नहीं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट बोले तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. उसके बाद क्या बोला, डेफर्ड टैक्स असेट. यहाँ पे आई मतलब इन्वेंट्री, टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फिर उसके बाद हमने बोला था अदर नॉन करंट असेट, अदर करंट असेट, यहाँ पे अदर लास्ट में, लाइबिलिटी साइड में सेकंड लास्ट. ओके, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. क्लियर. फटाफट इस फॉर्मेट को 2 बार लिख के निकालो विदाउट सीइंग. ठीक है. आफ्टर डूइंग बैलेंस शीट, अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, एंड दैट सेकेंड पार्ट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस. अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंपल भी है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन बोले तो बिजनेस, बिजनेस से कमाया हुआ पैसा, बेसिकली बोले तो सेल्स. ठीक है. देन उसी में हम लोग ऐड कर देंगे अदर इनकम. क्या ऐड कर देंगे, अदर इनकम. जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, आई विल गेट माय टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. ठीक है. इस टोटल रेवेन्यू में से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. ओके. अब एक्सपेंसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो, समझ लो, ऑटोमेटिकली तुमको बाय हार्ट हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम.
अब सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या, अब ये बताने का जरूरत थोड़ी है यार, ये तो सबको पता है, बताओ फटाफट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो कोई भी चीज जो हम लोग खरीद के डायरेक्टली बेचते नहीं है, उसको पहले हम लोग प्रोसेस करेंगे और फिर बेचेंगे, तो दैट बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर यू, राइट। तो वो यहीं पे आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ओके, दूसरा क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ व्हाट, स्टॉक इन ट्रेड। अब सबसे पहली बात तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक इन ट्रेड? शॉर्टकट में बात करूं तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है फिनिश्ड गुड्स। जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं और जैसा खरीदा है वैसे के वैसे ही बेच देते, दैट बिकम्स योर स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब खरीद के बेचना, राइट। तो परचेसेस है, बट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स है। परचेस ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स। तो वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, चेंजेस, चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंटरी। अब चेंजेस इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कंपल्सरी। इन्वेंट्री का मतलब तो सबको पता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, राइट। इन्वेंट्री का मतलब क्या, स्टॉक। तो जो भी स्टॉक है उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ, ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 9, तो आंसर क्या आएगा, 1। वेरी गुड। अच्छा, ओपनिंग 10, क्लोजिंग 12, आंसर -2। तो इसका मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आया तो वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात, इफ यू विल सी हियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, राइट। तो इतना तो कंफर्म है, यहाँ पे वो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ WIP, WIP मतलब जिसका काम चालू है। दूसरा आएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का मतलब जो फिनिश गुड्स हमने बनाया है मैन्युफैक्चर करके। और तीसरा आएगा स्टॉक इन ट्रेड। याद रखना, हमने यहाँ पे जो स्टॉक इन ट्रेड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ उसका परचेस है, राइट। तो स्टॉक इन ट्रेड का अगर कोई स्टॉक है, स्टॉक, तो वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर। तो क्वेश्चन में अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा, बताओ फटाफट। रॉ मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। लेकिन अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, फिनिश गुड्स दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है, तो वो कहाँ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में। फॉर्मूला सिर्फ एक आएगा, एंड दैट फॉर्मूला विल बी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। आंसर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिनिश गुड्स मतलब वो फिनिश गुड्स जो हमने बनाए, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब वो फिनिश गुड जो हमने बनाया नहीं, वो हमने खरीद के लाया है और वो अभी हमारे पास स्टॉक में पेंडिंग है, ओके। चलो, तो ये 3 आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। पहला वाला क्या था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा क्या है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा क्या है, चेंजेस इन इन्वेंटरी। देन नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सब जो भी हम लोग एम्प्लॉय को पे करते हैं वो सब, सैलरी, वेजेस, फिर बोनस, फिर पेंशन, ग्रेजुइटी, जो भी चीज, लीव एनकैशमेंट, जो भी चीज हम लोग एम्प्लॉय को पे करते हैं वो सब का सब एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है सबको मालूम है, व्हाट इज डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का जब वैल्यू हम लोग कम करते हैं उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट का जब वैल्यू कम होता है, जैसे पेटेंट्स अगर मान लो मैंने परचेज किए, पेटेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने पेटेंट परचेज किया 10 साल के लिए, कितने में परचेज किया, फॉर एग्जांपल 10 lakhs, तो 10 लाख खर्चा किया तुमने फॉर 10 years, तो हर साल का 1-1 लाख हो गया, राइट। आफ्टर 10 years वैल्यू बिकम जीरो, तो हर साल हम लोगों को उसका 1-1 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एंड दैट रिडक्शन इज नथिंग बट व्हाट, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या रहेगा, फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली बोले तो इंटरेस्ट रहेगा। अगर हम लोगों को लोन वोन लेना है तो लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस होता है ना, तो वो सब क्या बन जाएगा, इट विल बिकम योर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली बात करूँ तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन जो भी लोन हम लोगों ने लिए उसका इंटरेस्ट। ठीक है, देन अगर इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है, इफ वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, देन इन दैट केस वो बन जाएगा अपना अदर इनकम, राइट। लेकिन अगर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो दैट बिकम्स अवर फाइनेंस कॉस्ट। ओके, सब होने के बाद देयर इज अदर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब एक्सपेंसेस सब कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस, राइट। इसका हम लोग टोटल ले लेंगे, उस टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से उसको हम लोग माइनस करेंगे। ओके, तो दिस इज माय टोटल रेवेन्यू, दिस इज माय टोटल एक्सपेंस, माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा प्रॉफिट, राइट। लेकिन लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज बिफोर, बिफोर क्या, दिस प्रॉफिट इज बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पहले का प्रॉफिट है। अब सवाल ये बनता है, सर ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा, तो उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट मटेरियल होगा, मटेरियल मतलब कुछ बड़ा अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ड्रास्टिकली ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दोनों भी इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंस ही रहेगा या वो इनकम ही रहेगा, राइट। जैसे अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं, यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं प्लस और माइनस एक्सेप्शनल आइटम्स, राइट, श्योर। ये हम लोग माइनस कर देंगे, अब एक्सपेंस अज्यूम करके तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
तो हम लोग को क्या मिलेगा, तब जाके हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, तब जाके मेरे को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में। कौन से नोट्स टू अकाउंट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और याद रखना जो अप्रोप्रिएशंस है वो हम लोगों को इसी रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में ही दिखाना है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाना। ओके चलो, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या आएगा, अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐड करेंगे अदर इनकम, तो हम लोगों को मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे। एक्सपेंस पहला क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद परचेस ऑफ व्हाट, स्टॉक इन ट्रेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा, राइट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, देन फाइनेंस कॉस्ट, देन अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर व्हाट, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। माइनस करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर माइनस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। अब थोड़ा सा तुम लोग को एक पॉइंट में बता देता हूँ, एक्सेप्शनल आइटम्स जो है ना वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, बिजनेस से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो बिजनेस की वजह से नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरा बियर का शॉप है, ठीक है, अब मेरे पास 5 लाख रुपीस का बियर है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, कल से बियर पीना बंद, अभी अलाउड ही नहीं है बियर बेचना और बियर पीना, तो क्या हो गया, अब इसमें मेरा कोई गलती है नहीं, लेकिन मेरा नुकसान तो हो गया, तो दैट बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ फ्लड आ गया, राइट, भूकंप आ गया और मेरा लॉस हो गया, तो दैट बिकम्स व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। लेकिन अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि मेरा कोई केस चल रहा है और वो केस में मैं हार गया, तो दैट बिकम्स व्हाट, एक्सेप्शनल आइटम्स। अभी केस है तो बिजनेस है इसलिए तो केस है ना, किसी ने हमारे अगेंस्ट में केस किया और मैं वो केस हार गया तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, तो बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज में नहीं है, बट इट इज एन एक्सेप्शनल आइटम्स, राइट। अब मेरे को बताओ बैड डेट्स क्या है, सर बैड डेट्स तो अपना नॉर्मल एक्सपेंस है, बैड डेट्स नॉर्मल एक्सपेंस है, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन बैड डेट्स क्या है ना, एक 5% 10% बिकम्स नॉर्मल, लेकिन अगर ह्यूज बैड डेट्स हो गया, मतलब किसी ईयर में ऐसा कोई बैड डेट्स हो गया जो हम लोग सोच ही नहीं सकते, हमारे सोच के बाहर है, then in that case that bad debts of a huge amount becomes what, exceptional items, clear। चलो फटाफट हम लोग जरा इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं कि ये पीएनएल का फॉर्मेट कैसे आएगा, प्लीज सी। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम्स है, राइट, क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पे एक आइटम लिखा हुआ नहीं है, दैट इज अवर रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज भी किसका है, स्टॉक इन ट्रेड का, है ना। देन उसके बाद क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट है या फिर एम्प्लॉय एक्सपेंस बोल सकते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट बोल सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है। फिर क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर क्या, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, उसमें से प्लस माइनस कर देंगे एक्सेप्शनल आइटम्स, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड व्हाट, टैक्स। फिर प्लस माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स, क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्लियर। तो अब हम लोगों ने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट कर लिया है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट कर लिया है, दोनों फॉर्मेट
अच्छे से बाय हार्ट करो और बिना देखे एटलीस्ट 2 बार लिखो। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मेट, सेकेंड पार्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बहुत बहुत ईजी है, सेम जो हम लोगों ने 12th 13th में किया है, सेम एडजस्टमेंट्स है, तो कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ क्या है, हम लोगों को उसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ओके, चलो देख लेते हैं एक बार। क्लोजिंग स्टॉक, चलो फटाफट मेरे को 12th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट बताओ जो हमने 12th में ऑलरेडी किया क्लोजिंग स्टॉक का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट्स, बराबर। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट का मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री हम लोग ने अभी पढ़ा, चेंजेस, उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग लिखा ना, ये क्लोजिंग, यहाँ पे तुम लोगों को ये क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? सेकेंड इफेक्ट जाएगा ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, कहाँ पे? इन्वेंट्री में। तो वही तो इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट्स है। तो ये जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है, इट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, श्योर। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन का डबल इफेक्ट बताओ सर। डेप्रीसिएशन का डबल इफेक्ट क्या था? बैलेंस शीट में असेट में से माइनस और पीएनएल में डेबिट, तो सेम इफेक्ट अभी भी है, चेक करो। देखो, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखना है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब हो गया तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, क्योंकि डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट व्हाटएवर एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो बेसिक बैलेंस डेबिट, राइट। तो एक इफेक्ट तुम्हारे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा। और दूसरा क्या होगा? लेस फ्रॉम व्हाट? टैंजिबल एसेट्स। तो जो भी टैंजिबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, उसमें से क्या करो? माइनस करो। तो राउंड एंड राउंड एंट्री इज व्हाट? सेम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐड टू व्हाट? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड करो। दूसरा, अदर करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते थे, तो ये कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये सब हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग जरा याद रखो, ठीक है। सेम वे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वैसे एडवांस एक्सपेंस भी होता है। फटाफट बताओ एडवांस एक्सपेंस का डबल इफेक्ट क्या है? सर एडवांस है मतलब ज्यादा बढ़ गया तो हमको प्लस नहीं करना, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें से माइनस कर लो। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड, और बैलेंस शीट में असेट मतलब अदर करंट असेट्स, राइट। ना ना ना, अदर करंट असेट में नहीं जाएगा, वो जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हम लोग ने एडवांस एक्सपेंस पे किया है, तो लोन्स एंड एडवांसेस का तो है ना यार, तो वो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एडवांस एक्सपेंस के बारे में, राइट। एडवांस एक्सपेंस का डबल इफेक्ट क्या बोला? एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड में अदर करंट असेट नहीं, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर? श्योर। ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। मतलब क्या है? जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पीएनएल है और ये जनरल रिजर्व है। मैंने क्या किया? पीएनएल का अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्या होगा? मेरा पीएनएल कम हो जाएगा और मेरा जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं जो ये पीएनएल है ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। तो इसीलिए देखो, पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट दोनों भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही है। पहला क्या है? ऐड टू जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या है? लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एज एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट में से माइनस करो क्योंकि वो कम होगा, और दूसरा जनरल रिजर्व में ऐड करो। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जो प्रपोज डिविडेंड है वो किस पे कैलकुलेट होता है? वो होता है पेड अप कैपिटल। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख के भी दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, प्रपोज डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल
whereas dividend distribution tax is calculated on proposed dividend. ये खाली मैंने लिख के दिया सो दैट वो चीज तुम लोगों को याद रहे. ओके. अच्छा मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल का मतलब क्या. देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको बोला शेयर कैपिटल दिया 10 lakhs. कितना दिया है 10 lakhs. और क्वेश्चन में लिखा है कॉल्सिन एरियर्स है 10,000. कॉल्सिन एरियर्स कितना है 10,000. तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी माय पेड अप कैपिटल. 10 लाख में से 10,000 को माइनस करो. माय पेड अप कैपिटल विल बी 9,90,000. इसका मतलब जो मुझे डिविडेंड पे करना है दैट डिविडेंड आई एम गोइंग टू पे ऑन 9,90,000. इस 9,90,000 को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल. क्लियर. चलो व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट. सर देखो सबसे पहली बात हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, लेकिन हम लोग किसको पे कर रहे हैं ओनर को पे कर रहे हैं शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं डिविडेंड. तो वो जाएगा अपने एप्रोप्रिएशंस में. और एप्रोप्रिएशन कहाँ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में. देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एज व्हाट एप्रोप्रिएशन. तो तुमको रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या करना है माइनस. राइट. और दूसरा मैंने अभी तक पे नहीं किया. इट इज प्रपोज डिविडेंड पे करना है. इट इज पेएबल. इट इज माय लाइबिलिटी. राइट. तो लाइबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा क्योंकि एक 2-4 महीने में पे करना रहेगा. राइट. तो दैट विल गो टू माय बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. कहाँ पे अंडर द हेड व्हाट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. कहाँ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए. कहाँ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. तो फटाफट मेरे को बताओ प्रपोज डिविडेंड का दो पे क्या आएगा. सर देखो डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस मतलब पीएनएल अकाउंट में डेबिट है. और दूसरा पे नहीं किया इट इज पेएबल. पेएबल बोले तो लायबिलिटी. लायबिलिटी बोले तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी. अब पहले बैलेंस शीट का समझ लेते हैं. बैलेंस शीट में लायबिलिटी का मतलब क्या होता है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी और ये अभी हम लोगों को पे करना है तो दैट बिकम्स योर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इट बिकम्स व्हाट शॉर्ट टर्म प्रोविजन. राइट. प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहीं पे आएगा. चलो ठीक है. तो एक तो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन. पे दूसरा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में नहीं लिख सकते. सर क्यों नहीं लिख सकते. अरे भैया पीएनएल अकाउंट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे खत्म हो गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पीएनएल अकाउंट खत्म हो गया. और ये क्या है एप्रोप्रिएशन. ये एप्रोप्रिएशन हम लोग कहाँ लिख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में. तो इसीलिए ये जो एप्रोप्रिएशन है एप्रोप्रिएशन मतलब प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व जो भी ओनर से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो एप्रोप्रिएशन मानते हैं. राइट. तो ये जो एप्रोप्रिएशन हम लोग कहाँ लिख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में. तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको एप्रोप्रिएशन करके माइनस करना पड़ेगा. कहाँ पे इसीलिए देखो यहाँ लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फ्रॉम पीएनएल एज व्हाट एप्रोप्रिएशंस. राइट. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या जो इनकम और एक्सपेंस ओनर से रिलेटेड है. जैसे प्रपोज डिविडेंड हम किसको देंगे शेयर होल्डर. शेयर होल्डर कौन है ओनर. ओके. Sure. देन नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सिंपल है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिकॉज़ इट इज पेएबल. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ जाएगा पीएनएल अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड कहाँ पे इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट है तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं जाएगा. और दूसरा अभी तक पे नहीं किया इट इज पेएबल. पेएबल बोले तो अदर करेंट लायबिलिटी. करंट क्यों क्योंकि अभी 15-20 दिन में महीने भर में तो पे करना रहेगा. दैट बिकम्स योर अदर करेंट लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओ हो इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तुमको मिलेगा मतलब मिला नहीं. इट इज रिसीवेबल. रिसीवेबल मतलब तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में ये जो अदर इनकम है ना अदर इनकम उसमें वो हो जाएगा ऐड. और दूसरा बैलेंस शीट में रिसीवेबल है रिसीवेबल तो हो जाएगा अदर करंट असेट्स में बिकॉज इट इज रिसीवेबल. ओके. देन नेक्स्ट क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स. टैक्स अपने लिखे एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो यहाँ पे देखो ये जो था ना ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें से ये क्या कर देना अपने को माइनस कर देना है. तो लेस फ्रॉम व्हाट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और सेकेंड इफेक्ट पे कर दिया कि पे करना बाकी है. सर प्रोविजन प्रोविजन मतलब पे करना बाकी है. प्रोविजन मतलब पेबल. पेबल बोले तो लायबिलिटी. लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी कहाँ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस.
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है कहाँ जाएगा, अदर करंट असेट्स में। आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट है तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। अगर इनकम होता है तो अदर इनकम में जाएगा, राइट। तो ये सब की सब एडजस्टमेंट अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो। मैं तो तुम लोग को ये बोलूंगा जितना भी इसका एडजस्टमेंट है वो लिखो और उसके डबल इफेक्ट खुद से लिखो, अच्छे से याद करके, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल सा एडजस्टमेंट है, कुछ भी इसमें ट्रिकी पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट में वो कहाँ पे लिखना है, ओके। चलो देन ये तो अपना फेवरेट आ गया। क्या आया है, ये है इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट? इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स हैविंग नो इफेक्ट। इसमें ना कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। There is no debit, there is no credit. It is just for sake of information. इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे informationary adjustment. उसके अंदर सबसे पहला है ऑर्थोराइज्ड कैपिटल। अब ऑर्थोराइज्ड कैपिटल क्या होता है हम सबको पता है, दैट इज मैक्सिमम कैपिटल, राइट। एक कंपनी पूरे अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल यूज कर सकता है, दैट इज नोन एज ऑर्थोराइज्ड कैपिटल। तो ऑर्थोराइज्ड कैपिटल ना कभी भी बैलेंस शीट में आता ही नहीं, फिर भी हम लोग को वहां पे ऐसे लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस अमाउंट आएगा 1 लाख। मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकता है। कितना इशू कर सकता है, सिर्फ 10,000। और इशू करेगा भी तो वो 10 रुपए का ही होना चाहिए। और इस हिसाब से कंपनी को टोटल पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख रुपीज से ज्यादा पैसा मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। तो ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये हम लोगों को बैलेंस शीट में जब हम लोग शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे, नोट्स शेयर कैपिटल का, तो उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए दिखाना पड़ेगा। और उसको करने के बाद ना इसे डबल अंडरलाइन कर देने का। डबल अंडरलाइन करने का मतलब कि ये यहीं पे क्लोज हो गया, इसका हमारे बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट कि जिससे शेयर होल्डर्स लोगों को इंफॉर्मेशन मिले कि व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स और पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स आर इशूड देन स्पेसिफिक नोट शुड बी गिवन। मतलब अगर कंपनी ने इस साल में पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अगर इशू किया है तो उसके लिए अलग से नोट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, व्हाट इज द एग्जाम्पल। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप, अमाउंट कितना आ गया, 2,50,000 आ गया। दिस इज माय शेयर कैपिटल। अब उसमें नोट लिखा है, क्या लिखा है देखो, ऑफ द अबाव, मतलब ये जो 25,000 है ना उसके अंदर, ऑफ द अबाव 5,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब कॉमन सेंस, अगर तुम बोनस दे रहे हो, बोनस दे रहे हो मतलब तुम पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो मतलब तुम रिजर्व को यूज करोगे। तो इसका मतलब मैंने रिजर्व को कैपिटलाइज किया, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया। तो ये नोट तुम लोग बाय हार्ट कर लो, ये नोट तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ द अबव 5,000 इक्विटी शेयर, अगर मैंने 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स बोनस शेयर दिया रहेगा तो, राइट, ऑफ द अबव 5,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एज व्हाट, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अच्छा, अब मान लो मैंने 2,000 शेयर्स पार्टली पेड अप बोनस शेयर भी दिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ द अबव 2,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड एज fully paid up bonus shares for consideration other than cash। ओहो, अब यहाँ पे गड़बड़ मैंने की है, सॉरी। ये भी फुल्ली पेड अप है लेकिन क्या है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने इश्यू ऑफ शेयर किया और मैंने बदले में पैसे नहीं लिए, मैंने मशीन ले लिया, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, मशीन आया, एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल।
अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, बट बदले में हम लोग क्या ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं क्या, नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अगर तुम इश्यू ऑफ शेयर करते हो और बदले में तुमको पैसा नहीं मिलता है तो उसके लिए भी नोट लिखना पड़ेगा। तो नोट कब कब लिखना है, स्पेसिफिक नोट कब कब लिखना पड़ेगा, पहला अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है तो, अगर पार्टली पेड अप बोनस शेयर है तो, और दूसरा अगर इश्यू ऑफ शेयर है अदर देन कैश, अदर देन कैश, देन इन दैट केस हम लोगों को उसके लिए स्पेसिफिक नोट वहां पे लिखना पड़ेगा। सर ये नोट कहाँ लिखना पड़ेगा, जब तुम लोग शेयर कैपिटल का बनाओगे ना, नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का, तो उस शेयर कैपिटल के अंदर तुम लोगों को नोट्स लिखना पड़ेगा। ओके, चलो देन ये अच्छे से बाय हार्ट कर लेना, ये स्टेटमेंट डिक्टो ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है। अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है, पार्टली पेड अप बोनस शेयर है, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश रहेगा तो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ लोन इज टेकन बाय गिविंग व्हाट, सिक्योरिटी। मतलब मान लो मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने मशीन को सिक्योरिटी पे रखा, तो वहां पे तुम लोगों को लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक नोट शुड बी गिवन कि बाबा ये जो लोन है इट इज सिक्योर्ड ऑन मशीनरी, इट इज सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज सिक्योर्ड ऑन XYZ। तो जो भी सिक्योरिटी तुमने दिया वो शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि तुमने जो भी लोन लिया वो इसके सिक्योरिटी पे है। ओके, देन नेक्स्ट, if investment is given with its market price and face value then it should be shown in notes to accounts। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में लिखा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मतलब क्या, जो इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपीज में खरीदा होगा तभी तो एंट्री 1 लाख रुपीज का आएगा। चलो इन्वेस्टमेंट खरीदा उसका जर्नल एंट्री क्या है, सर इन्वेस्टमेंट खरीदा इट विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंटेबल टू कैश बैंक, कितना पैसा लिखा 1 लाख, 1 लाख में खरीदा रहेगा तभी तो 1 लाख लिखेंगे। इसका मतलब ये जो 1 लाख है वो कॉस्ट प्राइस है। वेरी, अब क्वेश्चन में ना तुमको लिखा है फेस वैल्यू है 1,20,000 और उसका मार्केट वैल्यू दिया है 1,50,000। मतलब क्वेश्चन में तुमको फेस वैल्यू भी दिया है और तुमको मार्केट वैल्यू भी दिया है इन्वेस्टमेंट का। तो वो क्या बोल रहा है, जब तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स, तो वहां पे ये फेस वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के नीचे एक्स्ट्रा बताओ। मतलब जब तुम लोग इन्वेस्टमेंट लिखोगे 1 लाख रुपीज तो वहां पे फेस वैल्यू भी लिखो और उसका मार्केट वैल्यू भी साथ में लिखना चाहिए। राइट, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लो। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन विथ इट्स मार्केट प्राइस एंड फेस वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, उसका मार्केट वैल्यू भी दिया है, उसका फेस वैल्यू भी दिया है, देन इट शुड बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब तुम नोट्स टू अकाउंट बनाओगे उसमें वो तुमको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या, जैसे ध्यान से सुनो, if investment is made in partly paid up shares then the unpaid amount should be shown as what, contingent liability। oh my god सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा बात बताओ, मैंने ना एक शेयर खरीदा, एक शेयर, सिर्फ एक शेयर, वो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, फटाफट बताओ मेरा लायबिलिटी कितना है, मुझे उस कंपनी को कितने रुपए देने हैं, सर 10 रुपीज। अच्छा कंपनी ने 3 रुपए मांगे तो मुझे कितना भरना पड़ेगा, 3। अच्छा कंपनी ने 4 रुपए मांगे, फिर 4, कंपनी ने फिर 4 रुपए मांगे, कितना भरना पड़ेगा, सर आप थोड़ी ना 4 भरेंगे, क्यों, पहले 3 भरा फिर 4 भरा, टोटल 7 हुआ और 4 बोलेगा तो 11 हो जाएगा। हम सिर्फ फेस वैल्यू तक ही हमारा लायबिलिटी होता है,
कितने तक? फेस वैल्यू 10 रुपीज बोला, तो 3 रुपए पे किए, 4 रुपीज पे किए, बैलेंस 3 रुपीज। तो मेरा जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 3 रुपए का है, राइट। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट इन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ₹8 पेड अप। ओ माय गॉड, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 शेयर्स में, एक है 10 रुपए का, मतलब फेस वैल्यू 10 है। अब तक मैंने 8 रुपीज ही पे किया, मतलब 2 रुपीज इज माई लाइबिलिटी। टोटल फेस वैल्यू 10 है, मैंने अब तक 8 रुपीज पे कर दिया है, 2 रुपए कंपनी कभी भी मांगेगा तो मुझे पे करना पड़ेगा, इट इज माई लाइबिलिटी, राइट। अब तक मैंने कितना पे कर दिया है, 10,000 इंटू 8 मतलब 8 lakhs मैंने अब तक पे कर दिया है, राइट। कितना पे कर दिया है, 80,000। 10,000 इंटू 8 दैट कम्स टू 80,000। कितना पे नहीं किया है सर, 20,000। 10,000 इंटू 2 अब तक 20,000 मैंने पे नहीं किया। तो ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है 10,000 इंटू 2, दिस बिकम्स माय कंटिंजेंट लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ये फ्यूचर का लाइबिलिटी है, कंपनी मांगेगा तो मुझे भरना पड़ेगा। अगर कंपनी ने नहीं मांगा, अगर कंपनी ने बोनस दे दिया तो मेरे 2 रुपए बच जाएंगे, राइट। तो इट बिकम्स अवर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, वो भी पार्टली पेड अप, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी अनपेड अमाउंट है दैट इज योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और ये तुम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। दिस इज वन टाइप ऑफ हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में सामने से नहीं बोलेगा कि वो 2 रुपए का तुम कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करो, बट दैट इज कॉमन सेंस कि हमारा 2 रुपए का लाइबिलिटी है, कंपनी कभी भी मांगेगा तो हमको भरना पड़ सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months शुड बी शोन सेपरेटली। अब मतलब कोई डेटर है, अब नॉर्मली डेटर्स कितने महीने का होता है, 1 month, 2 month, 3 month, बहुत ज्यादा से ज्यादा 4 month। अब एक डेटर्स है, उसने पिछले 6-7 महीने से मेरे को पैसे नहीं दिए, तो बताओ क्या उसके बैड डेट्स के चांसेस बढ़ गए? बट ऑब्वियस, अगर कोई बंदा तुम लोगों को 6-7-8 महीने से पैसे नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम लोग उसको ऑलमोस्ट बैड डेट्स के जैसे ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए तुमको बैड डेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा डेटर्स है फॉर एग्जाम्पल 50,000, डेटर्स कितना है 50,000, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो कि बाबा 6 महीने से ज्यादा बाकी है, वो है 5,000। मतलब 5,000 रुपीज जो है वो पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक वो मिला नहीं। और बाकी का जो 45,000 है, दैट 45,000 इज माय अदर डेट्स। अदर डेट्स का मतलब क्या कि बाबा ये जो 45,000 उसका हार्डली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ रहेगा और वो अभी तक मेरा पैसा लेना बाकी है। तो वो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, तुमको डेटर्स लिखना है। डेटर्स कहाँ लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल में लिखोगे। डेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months ये अलग लिखो, अदर डेट्स अलग लिखो। जैसे ये अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मोर देन 6 months से 5,000, दिस विल बी 45,000, और दोनों का टोटल करेंगे तो वो 50,000 ही आएगा। मतलब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि जो तुम्हारा डेटा टोटल 50,000 है, उस 50,000 में से 5,000 ऐसा अमाउंट है जिसको 6 मंथ से ज्यादा हो गए, और 45,000 एक ऐसा अमाउंट है जिसको अभी तक 6 मंथ हो गए नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 45,000 इसके कलेक्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, और इसके बैड डेट्स होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्लियर? एंड देन लास्ट पॉइंट इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं जिसको 3 साल 4 साल 5 साल लगने वाला है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइप का इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हम लोगों को कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। ओके,
तो इसी के साथ अपना एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गया है। ये एडजस्टमेंट अच्छे से सबके सब एडजस्टमेंट्स देख लो, डबल इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट अच्छे से उसके डबल इफेक्ट बाय हार्ट कर लो, इंफॉर्मेशनली एडजस्टमेंट अच्छे से एक बार देख लो। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब तुम लोगों को और भी डिटेल में समझ में आएगा कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ओके।